हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका जीआईबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस बैंक यूनिट नंबर 2 है, मॉड्यूल ए है, बैंकिंग रेगुलेशन इस चैप्टर का नाम है। और अभी हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं जिसमें यह है कि जीआईबी में 2021 का एग्जाम पक्का गारंटी के साथ आप पास कर जाएंगे। इसके लिए कैसे क्या करेंगे, एक वीडियो मैंने इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी दिया है और मैंने अपना डिटेल्स भी डाल दिया है, ठीक है। जहां जानकारी के लिए नंबर भी लिखा हो, फोन भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चीज को, ठीक है। तो सबसे पहले आइए हमें जानना है कि आरबीआई बना कैसे, या इसका कॉन्स्टिट्यूशन हम जानेंगे। क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स है, बहुत छोटा छोटा है, समझते चलते हैं और लिखते चलते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहला है कि आरबीआई आपका इसको बनाने के लिए एक एक्ट आया था, फॉर्म्ड बाय एक्ट। क्या नाम है? आरबीआई एक्ट ही नाम था इसका। कब आया था? 1934 में आया था। ये पहला बात। काम करना कब से चालू किया है, यानी हम इसको बोल सकते हैं वर्क, या हम फिर बोल सकते हैं ऑपरेशन आपका स्टार्ट हुआ है 1935 से। डन। पॉइंट नंबर सी समझ में आ रही है बहुत अच्छे से। इसका हेड ऑफिस कहां है? एचओ का मतलब होता है हेड ऑफिस, मुंबई में है, ठीक है, ओके। इसमें क्या होता है? एक गवर्नर होता है और 4 डेप्यूटी गवर्नर होता है, ठीक है, ओके। ये एशिया का ओल्डेस्ट सेंट्रल बैंक है। साथ ही साथ आप एक पॉइंट और ले सकते हैं, वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सेंट्रल बैंक भी आप इसको बोल सकते हैं। दुनिया का एक पुराना, सबसे पुराना सेंट्रल बैंक, और एशिया का तो खैर है ही सबसे पुराना सेंट्रल बैंक। उसके बाद एक चीज और है जो आप लोग को नहीं मालूम होगा, ये सारा कानून अंग्रेज का था, हमारा कानून नहीं है। तो भारत में जब भारत आजाद हो गया, ठीक है, अंग्रेज चले गए, भारत आजाद हो गया 1947 में। उसके बाद इसको ट्रांसफर किया गया है भारत सरकार के हाथ में। क्या किया गया है? ट्रांसफर किया गया है। इस कानून का क्या नाम था? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नाम था, ए पावर ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट नाम था। तो हम बोल सकते हैं कि आरजी पॉइंट बना लीजिए, आरबीआई को ट्रांसफर्ड किया गया है अंडर गवर्नमेंट। कैसे किया गया? बाई कौन सा एक्ट है? बाई, कानून का नाम है ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948। ये पूछेगा एग्जाम में, ये सब चीज मैं जो बता रहा हूं आपको, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948। याद रहेगी बात? फटाफट लिख लीजिएगा सब सारा पॉइंट्स। चलिए, ओके। ये तो हुआ आरबीआई की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, आप जानते हैं। अब आइए थोड़ा सा और जानेंगे कि आरबीआई का मकसद क्या है, काम क्या करता है, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरबीआई, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो थोड़ा समझते हैं हम लोग। 2-3 चीज है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी लाना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना, साउंड फाइनेंशियल सिस्टम क्रिएट करना, स्टेबल पेमेंट सिस्टम करना, वॉल्यूम, जो ओवरऑल वॉल्यूम है मनी मार्केट में जो आ रहा है उसको कंट्रोल करना, मॉनेटरी स्टेबिलिटी लाना, क्रेडिट लाना, मतलब जो इकोनॉमी है उसमें बहुत ज्यादा पैसा ना हो जाए, या लोन बहुत इजी लोन ना हो जाए, उसको हम क्रेडिट बोलते हैं। क्रेडिट एलोकेशन और फाइनेंशियल सिस्टम को सही करना या उसको देखना, फाइनेंशियल मार्केट को डेवलप करना, इतना काम है। तो जो जो चीज मैंने बोला उसको हम लिखेंगे और समझेंगे। सबसे पहला चीज है मॉनेटरी स्टेबिलिटी। मॉनेटरी का मतलब हो गया पैसा, ठीक है। मॉनेटरी स्टेबिलिटी के लिए आरबीआई बहुत कुछ करती है, नाम सुने होंगे, सीआरआर, रेपो रेट, ठीक है, इसे कंट्रोल करती है, ठीक है। और आप बोल सकते हैं एसएलआर, ठीक है,
ये सब चीज है कुछ जिसके हेल्प से आप बोलते हैं कि कंट्रोल करने का पावर है आरबीआई के पास। मॉनेटरी स्टेबिलिटी हम इसको बोलते हैं। ये सारे इंस्ट्रूमेंट हो गए, ये सब क्या है क्या नहीं आगे पढ़ेंगे। अब आइए फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर। दूसरा क्या है? फाइनेंशियल सिस्टम। तो फाइनेंशियल सिस्टम को यानी कोई भी बैंक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, या सिस्टम मत बोलिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोलिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोलिए, यह बोल सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब है कि ऐसा होना चाहिए कि कोई बैंक डूब नहीं जाए। कोई बैंक मतलब नहीं बोलते कि उसके ऊपर एक निगरानी होनी चाहिए, या निगरानी भी नहीं बोलिए, इसको ये बोल सकते साउंड फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब है ऐसा ना हो जाए कि बैंक डूब गई, बैंक मतलब मर गई, मतलब बैंक का पैसा, पब्लिक का पैसा लेकर भाग गई। अब समझ रहे बात? तो हम बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, बैंक को आरबीआई क्या करती है, यानी आरबीआई लिखिए, आरबीआई सुपरवाइज करती है इसको। ठीक है। तीसरा, साउंड फाइनेंशियल सिस्टम। इसका मतलब है कि जो बैंक है पब्लिक का पैसा ले रही है, डिपॉजिट लेती है, उसको क्या देती है? उसके बदले इंटरेस्ट रेट देती है, एफडी का, सेविंग का, सेविंग अकाउंट खुलवाएं तो करंट अकाउंट भी आप खोल सकते हैं, ठीक है। ये सब फाइनेंशियल सिस्टम है, पैसा का लेन देन करना फाइनेंशियल सिस्टम है, ठीक है। लोन भी देती है आपको, ठीक है। इसमें आ जाएगा दो चीजें, आप बोल सकते हैं डिपॉजिट्स और एडवांसेस जो बैंक करती है। एडवांसेस बोलो या लोन्स बोलो, कौन करती है? ये सारा काम है बैंक का। इसी को हम बोलेंगे साउंड फाइनेंशियल सिस्टम। अब आइए स्टेबल पेमेंट सिस्टम। अब भाई ऐसा है, एक जैसे मान लीजिए एक एसबीआई है, एक पीएनबी है, बीओबी है, कैनरा बैंक है। अब एसबीआई का आदमी ने चेक इशू किया पीएनबी के कस्टमर को, ठीक है, उसकी पैसा, अब पीएनबी एसबीआई के अकाउंट में बैलेंस है जिस कस्टमर का, उसका पैसा क्रेडिट होना चाहिए पीएनबी वाले को। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई एक एसबीआई वाला आदमी ने पीएनबी वाले आदमी को क्या दिया है? एक यहाँ पे चेक दिया है। अब ये एसबीआई का पैसा पीएनबी में जा रहा है, समझ रहे? लॉजिक पकड़ रहे हैं आप? तो ये एक सिस्टम हो गया जिसको हम क्या बोलते हैं? पेमेंट का सिस्टम हो गया। ये स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। और भी है आजकल, नेफ्ट होता है, आरटीजीएस होता है, आईएमपीएस होता है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ मनी एंड क्रिएटिंग इकोनॉमी, क्या हो जाएगा? ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ मनी एंड क्रिएटिंग इकोनॉमी। अब एक चीज समझिए इसका, ये क्या बोलता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब पैसा। अगर पैसा बहुत ज्यादा हो गया मार्केट में, यानी पैसा यानी मनी, हम जिसको बोलते हैं मनी मार्केट में बहुत ही ज्यादा है, इसका क्या इंपैक्ट होगा? लोन जो होगा, कोई लोन लेगा क्या? नहीं लेगा। अगर मान लो कि मार्केट में बहुत पैसा है, आपके पास पैसा है, और आपके पास इतना पैसा है कि आपको लोन लेने की रिक्वायरमेंट ही नहीं हो रही है, क्या हो रही है? रिक्वायरमेंट ही नहीं हो रही है, तो क्या हो जाएगा? ये लोन का चीज वेस्ट होने लगेगा, या वेस्ट नहीं बोलो, ये इसको सही शब्द होगा, लो खरीदे, यानी लोग कम खरीदे, ऐसा समझते, इसको एरो से समझिए। इसका मतलब क्या हो गया? मनी ज्यादा है मार्केट में, लोन कम लेंगे लोग, क्या होगा? लोन कम लेंगे, उल्टा कर दीजिए, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि मनी मार्केट में कम है, क्या है? पैसा मार्केट में कम हो गया, तो लोग लोन ज्यादा लेंगे, नेचुरल सी बात है भाई, मार्केट में लोन, पैसा कम हो रहा है तो लोग लोन ज्यादा लेंगे ना भाई, है ही नहीं पैसा तो क्या करेंगे? लोन ही लेना पड़ेगा, समझ रहे बात? दूसरी चीज समझिए, तो इन दोनों का बैलेंसिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए इन दोनों का? हम इन दोनों को बोलेंगे बैलेंसिंग होना चाहिए, ना ज्यादा हो ना कम हो, ठीक है, तभी बैलेंस होगा। ये काम किसका है? आरबीआई का। ये सारा पॉइंट आप लिख लीजिए।
उसके बाद आइए, अब क्या है, क्रेडिट एलोकेशन बाय फाइनेंशियल सिस्टम। समझते हैं इसका मतलब? मैं समझाता हूं। क्रेडिट एलोकेशन, क्रेडिट का मतलब होता है लोन। क्या होता है? क्रेडिट का मतलब लोन, एलोकेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, क्या करना? डिस्ट्रीब्यूट करना, लोन को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो आरबीआई ने, आपको पता ही होगा, एक प्रायोरिटी सेक्टर नाम का चीज निकाल रखा है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नाम सुनते हो ना इसका? लेंडिंग का मतलब हो गया, वापस से बात है, लोन। ठीक है, ये कितना होता है? 40% होता है। उसमें भी बंटवारा है, जैसे एग्रीकल्चर के लिए 18% है। ठीक है, फिर इसमें आइए, वीकर सेक्शन के लिए 10% है। ये क्या हो रहा है? ये सब को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। वेरी गुड। नेक्स्ट आइए, डेवलप, अब आए डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। ये समझते हैं इसका मतलब क्या? डेवलपमेंट यानी फाइनेंशियल सिस्टम को डेवलप करती है आरबीआई। एग्जांपल लीजिए, ठीक है, इसका समझिए आप। मतलब जैसे नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, भीम पे, यूपीआई, स्विफ्ट। एक्चुअली ठीक है, ये सब है क्या? ये सब एक फाइनेंशियल सिस्टम के द्वारा डेवलपमेंट किया गया है, जिसमें ये है कि ये सारे सिस्टम्स इसके हेल्प से आरबीआई टाइम टू टाइम निकालती रहती है अपने साइड से, कि भाई एक ऐसा सिस्टम निकाला जाए जहां पे पेपरलेस, मैं क्या बोल रहा हूं, शब्द का ध्यान दीजिए, पेपरलेस मूवमेंट हो। ये सारी चीजें पेपरलेस है। किसने डेवलप किया? आरबीआई ने डेवलप किया। ठीक है, चलिए ये सारा पॉइंट्स प्लीज कॉपी में लिखते चलिए। अब आइए, रोल एंड फंक्शन ऑफ आरबीआई। तो क्या रोल है, क्या फंक्शन है आरबीआई का, हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत सारा फंक्शन है, बहुत सारा रोल है। जैसे मॉनेटरी अथॉरिटी हो गया, पैसे की अथॉरिटी इनके पास है, इश्यू ऑफ करेंसी है, फिर बैंकर एंड डेप्ट मेकर टू गवर्नमेंट है, बैंकर टू फॉरेन एक्सचेंज है, बैंकर टू बैंक है, रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सिस्टम है, मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है, और डेवलपमेंट रोल है। इतने सारी चीजें हैं, तो हम लोग वन बाय वन लिखेंगे और समझेंगे। सबसे पहला है मॉनेटरी अथॉरिटी, यानी नोट को, नोट बोल लो या करेंसी बोल लो, एक ही चीज है। प्रिंट करना, ठीक है, ये किसके अधिकार में है? आरबीआई के अधिकार में। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। ठीक है, या ऐसा कर लीजिए, मॉनेटरी अथॉरिटी में इसको हटाइए। मॉनेटरी अथॉरिटी हो गया कि पैसे को, जो मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब ये भी आप समझिए मॉनेटरी पॉलिसी बोल लीजिए। ठीक है, ये ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, ज्यादा समझ में आएगा आपको। अब एक लिख सकते हैं इश्यूअर ऑफ करेंसी, यानी करेंसी को इशू करता है। ठीक है, वही प्रिंटिंग हो गया, करेंसी को प्रिंट करता है। तीसरा है बैंकर एंड डेप्ट टू, डेप्ट मैनेजर टू गवर्नमेंट है। कभी सरकार को लोन चाहिए तो आरबीआई से भी लोन ले सकते हैं, इसलिए डेप्ट का मतलब हो गया भाई सरकार को लोन चाहिए तो आरबीआई से लोन ले सकते हैं, और सरकार के पैसा को मैनेज भी आरबीआई करती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बैंकर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है ये। तो भाई आप देखते होंगे जो पैसा फॉरेन एक्सचेंज में आता है उसका डिसाइडिंग कौन करता है, भाई कितना रुपए का कितना डॉलर होगा, आरबीआई करती है। ठीक है, बैंकर्स टू बैंक है, सभी बैंकों का बाप है ये, यानी सभी बैंकों, बैंकर्स टू बैंक। इसका मतलब हो गया लास्ट रिजोर्ट होता है आरबीआई। बैंकर का लास्ट रिजोर्ट कौन है? आरबीआई। ठीक है, बैंकरों का भी ये बैंक है।
रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सिस्टम है, इसमें कुछ नया चीज नहीं है। रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सिस्टम हो गया। ठीक है, फिर रेगुलेटर और सुपरवाइजर हो जाएगा। जो पेमेंट सिस्टम होता है उसका रेगुलेटर और क्या है, सुपरवाइजर है। आप बोल सकते हैं रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, इसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मेंटेन करना इनका एक दायित्व है, तो ये भी एक चीज आप लिख सकते हैं, मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, और डेवलपमेंट रोल जो हमने अभी पढ़ा था कि लाइक नेफ्ट, आरटीजीएस, ये सब डेवलपमेंट रोल आ जाएगा इनका, डेवलपमेंट रोल। क्लियर होगी बात? ये सारा पॉइंट्स प्लीज कॉपी में अपना नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे जेआईबी का 2 तरह का कोर्स है। पहला जो है जेआईबी का पीपीटी यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स होता है। इसमें वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा, केस स्टडी का वीडियो होगा, 6000 छठ का क्वेश्चन बैंक है, रिवीजन नोट्स है, और जो वैलिडिटी है इस कोर्स की लाइफ लॉन्ग रहता है। इसमें पेपर 1 करेंगे प्रिंसिपल, उसका दाम है 600 रुपये, पेपर 2 अकाउंटिंग करेंगे उसका दाम है 800 रुपये, पेपर 3 करेंगे लीगल उसका दाम है 600 रुपये, कॉम्बो पे करेंगे उसका दाम है 1500 रुपये। ठीक है, और अगर आप जेआईबी का फेस टू फेस वीडियो कोर्स करते हैं उसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है पासिंग गारंटी रहता है, पास पक्का करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसके लिए आपको फ़ोन करके या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो बना रखा है, उसको आप देखेंगे, आपको पूरा क्लैरिटी से समझ में आएगा। ये सबसे ज़्यादा सेलिंग पावरफुल वीडियो कोर्स है। वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, केस स्टडी का वीडियो है, 13,500 का क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट है, रिवीजन नोट्स है। वैलिडिटी जो रहेगी इसकी लाइफ लॉन्ग रहेगी। पेपर 1 अगर आप करते हैं प्रिंसिपल उसका दाम है 1200 रुपये, पेपर 2 अकाउंटिंग करते हैं उसका दाम है 1500 रुपये, पेपर 3 करते हैं लीगल उसका दाम है 1200 रुपये, और कॉम्बो पे करते हैं उसका दाम है 3000 रुपये। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन बैंक आपको ज़्यादा हो जाएगा और मॉक टेस्ट ज़्यादा हो जाएगा, और फॉर्मेटिंग डिफरेंट है। जैसे जो अभी आपने वीडियो देखा है बिल्कुल उसी फॉर्मेट में सारी वीडियोस बनाई रहती हैं, बहुत आसान से समझ में आता है। ठीक है, और इस कोर्स पे आपको पैसेंज की गारंटी रहती है। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685 दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcstudymetal.com, ईमेल आईडी हो जाएगा sircena123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। ठीक है, थैंक यू।